इनके 4-5 प्रश्न आए हैं जो अनुभव और अनुभवकर्ता के बारे में है। पहला प्रश्न, बड़ा तेज जाने वाला हूँ क्योंकि हमारा समय बड़ा कम है आज। क्या ये कह सकते हैं कि जिसका अनुभव नहीं हो सकता वह अस्तित्व में भी नहीं है? तो क्या परामानसिक रचनाएं जैसे चित्त, सत्य, अनुभवकर्ता, इनका अनुभव तो नहीं होता है, तो उनका अस्तित्व कैसे स्थापित होता है? ये प्रश्न हमने अभी अभी उत्तर दिया है इसका कि अनुभवकर्ता स्वयं स्थापित है। अनुभव के द्वारा न स्थापित करें अनुभवकर्ता को। इसीलिए मैंने कहा था अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद जानना ये ज्ञान मार्ग का मूल तत्व है। यदि आपने भेद नहीं जाना है तो अनुभवकर्ता स्थापित नहीं होगा। अनुभवकर्ता स्वयं स्थापित है। इतना कह सकते हैं आपकी अनुभव को अनुभवकर्ता के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ये संभव है एक तरह से, क्योंकि कुछ है तो उसका अनुभव होना चाहिए ना। अस्तित्व है तो उसका अनुभव होना चाहिए, और उसके लिए पहला जो लगता है वो है अनुभवकर्ता। चित्त का अनुभव, चित्त को कैसे स्थापित करें? अनुभव द्वारा। क्या चित्त का अनुभव हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अब पराभौतिक परामानसिक रचनाओं का और नाद का अनुभव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। उनको कैसे स्थापित करें? अनुमान के द्वारा, उनको तर्क के द्वारा स्थापित करना है। क्या ये कह सकते हैं कि जिसका अनुभव नहीं हो रहा वो अस्तित्व में भी नहीं है? हाँ, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि वो केवल परिकल्पना है, वो केवल एक तरह की अवधारणा है जो हमने समझने के लिए बना ली है, वो अस्तित्व में नहीं है। अब आप कहेंगे अनुभवकर्ता भी तो कभी तो अनुभव नहीं हो रहा, क्या वो अस्तित्व में नहीं है? नहीं, वो अस्तित्व में नहीं है, वो अस्तित्व स्वयं है। अनुभवकर्ता स्वयं अस्तित्व है। अस्तित्व का नाम अनुभवकर्ता है। जान लीजिए बात, अनुभव अस्तित्व को ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अस्तित्व अलग चीज है जिसमें अनुभव करता आता है जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा देखा नहीं गया कभी। अस्तित्व ही अनुभव करता है। और अब अस्तित्व में उठने वाली जो तरंगे हैं वो अनुभव के रूप में दिखाई देती है। किसको? अस्तित्व को दिखाई देती है, जो उसका दूसरा भाग है अस्तित्व का। और क्या हम कह सकते हैं कि अनुभव नहीं है? नहीं, अनुभव भी है, अनुभव भी है, माया है। ध्यान रखें इस बात का। सब कुछ स्थापित है। यहाँ पर जो भी कहा गया है सब कुछ स्थापित है। यदि कोई स्थापित नहीं हुआ है कुछ, तो आपको मुझे बताना है, तुरंत बताना है। यही हमारा चरण नंबर 3 है। तीसरे चरण में आपको सत्यापन करना है। अभी इसकी चिंता न करें कि क्या सत्य है क्या सत्य है। अभी आपको केवल पाठ पढ़ने हैं। जो वीडियो में बताया गया है वो पूरी तरह से आत्मसात करने का प्रयास करें, वो याद करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। सत्यापन बाद में होगा। नंबर 2 प्रश्न इनका है कि जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता पर उसका अस्तित्व तो हो सकता है। जैसे किसी और गैलेक्सी में जीवन होने की संभावना मेरे अनुभव में नहीं है और न कभी अनुभव में आ सकता है, पर अस्तित्व में हो सकता है। तो अस्तित्व की परिभाषा कि अस्तित्व अनुभवों की श्रृंखला है, कैसे सही है? ये जो आपने बताया है वो अनुमानित ज्ञान है कि कल मैं किसी शहर में गया था, अब उस शहर का अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि अब मैं अपने घर आ गया हूँ, उस जगह का अनुभव नहीं हो रहा। तो क्या वो शहर अस्तित्व में नहीं है? क्या हम कहेंगे अब वो अस्तित्व किसे चला गया है कहीं? अब वहां फोन करेंगे अपने संबंधियों को तो कहेंगे नहीं भाई, हम तो इसी शहर में रहते हैं, हमेशा रह रहे हैं, अस्तित्व के बाहर नहीं गया है। तो आपका अनुभव बदल गया है, अस्तित्व नहीं बदला। कभी कभी अनुभव के बाहर चली जाती हैं वस्तुएं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अस्तित्व के बाहर चली गई। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो अभी भी अस्तित्व में है? वो अनुमान के द्वारा कहेंगे। एक बार तो अनुभव होना चाहिए। जैसे कि आपने किसी गैलेक्सी के बारे में कहा है, यदि आपको एक बार भी अनुभव नहीं हुआ कहीं जीवन हो सकता है किसी ग्रह पे, तो फिर वो अनुमान ही गलत हो गया। अब कैसे हमने अनुमान लगाया बाकी ग्रहों पे जीवन होना चाहिए या नहीं? क्योंकि इस ग्रह पे जीवन है, वही भौतिकी के नियम है, सब जगह एक ही है, तो बड़ा आसान है अनुमान लगाना। अब भले ही उसका अनुभव नहीं हुआ है, अनुमान से स्थापित है ये बात। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है वो अस्तित्व में, उसका अभी तक अनुभव नहीं हुआ है। और ये कैसे कह सकते हैं कि अस्तित्व अनुभवों की श्रृंखला है? क्यों? क्योंकि अस्तित्व इसी तरह से दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता हमें अस्तित्व में। अनुभवों की श्रृंखला ही दिखाई देती है। सारा का सारा अस्तित्व दिखाई देता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमने उसकी परिभाषा ही ऐसी कर दी है कि अस्तित्व अनुभव की श्रृंखला है, क्योंकि वही दिखाई देता है, उसी को हम अस्तित्व कहते हैं। क्या आपने कोई और अस्तित्व भी देखा है जिसमें कोई अनुभव ना हो या जिसमें कोई अनुभव करता भी ना हो? क्या ये आपके अप्रोक्ष अनुभव में है? क्या उसकी परिभाषा आप ऐसा करना चाहेंगे अस्तित्व की परिभाषा कि भाई कुछ अनुभव भी नहीं होता तो भी अस्तित्व है, कोई अनुभव करता भी नहीं होता तो भी अस्तित्व है? ये परिभाषा तो अर्थहीन होगी। इसको कैसे सत्यापित करेंगे आप कि भाई ऐसी चीज है जिसका ना कोई कभी अनुभव हुआ है, ना कोई अनुभव अनुमान होगा, ना कोई अनुभव करता है? ऐसी कल्पना की स्थापना कैसे होगी? इसका सत्यापन कैसे होगा? इसकी परिभाषा कैसे होगी?
तीसरा प्रश्न है, क्या अज्ञेय का अस्तित्व भी नहीं है? जो अज्ञेय है उसी का अस्तित्व है, जो ज्ञात है वो माया है। चौथा प्रश्न है इनका, जो भी अनुभव है वो अस्तित्व में है, ये समझ में आता है, लेकिन जो भी अस्तित्व में है वह अनुभव में भी होना ही चाहिए। क्या यह भी सही है? नहीं, ये गलत है। अस्तित्व में तो अनंत संभावना है, आपके अनुभव में तो बहुत कम है। आपके अनुभव में बहुत कम अभी जो अनुभव हो रहा है उसमें थोड़ा सा भाग दिखाई देता है अस्तित्व का। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको कोई और अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि अनंत श्रृंखला है अनुभवों की। इसी तरह से हो रहे हैं अभी इस जीव के द्वारा जो अनुभव किए जा रहे हैं वो इसी तरह से किए जा रहे हैं, तो अनंत काल तक अनुभव होते रहेंगे। पांचवा प्रश्न है इनका, चित्त अस्तित्व में विभाजन की भ्रांति पैदा करता है। तो ज्ञान की यह भ्रम है, ज्ञान भी चित्त में ही होता है, यानी अज्ञान का ज्ञान भी चित्त में ही होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये विभाजन भी चित्त द्वारा है। ये एकता में अनेकता का जो की अवधारणा है चित्त में बनी है, और माया सत्य है ये अवधारणा में चित्त में बनी है। ये भ्रम जो है उसको देख लेना, अज्ञान का नाश करना, ये भी चित्त के द्वारा ही संभव है। ये सारा खेल ज्ञान अज्ञान का चित्त के द्वारा ही संभव है। यदि चित्त नहीं होता तो ना अज्ञान होता ना ज्ञान होता। अज्ञेयता बचती, जो कि वास्तविकता है, जो कि इस अस्तित्व का स्वभाव है। अस्तित्व का स्वभाव अज्ञेयता है, बाकी जो भी है वो चित्त की कलाकारी है।